हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ मेंबरशिप का टॉपिक अपना कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ सिंपल सेक्शंस जो है फटाफट कवर कर लेते हैं। पेज नंबर 111। जो लैंग्वेज वाइज सिंपल टॉपिक्स है ना वो कवर करता हूँ, एटलीस्ट अपने पेजेस कवर हो जाए। हाँ मैं वैसे ही ले रहा हूँ, अपने वैसे पेज का एवरेज कवर हो जाए कि चैप्टर आगे बढ़ जाए, बाकी ठीक है। जिन्होंने पहले लिखा हुआ है उनका चलेगा, दिया हुआ है तो ठीक है, जिनका बाकी है वो लिख। यहाँ पे ये लाइन में सबने लिख दिया। लो अब पेन वैन लेके तो आओ। पूरा जीएसटी के बैच में तुमने पेन ही नहीं उठाई, बोलो। किसी का लिखना बाकी नहीं है ना, तो बाद में टैली हो ही जाएगा अगर बाकी रखा भी होगा तो। ठीक है चलो स्टार्ट करें। हाँ पेज नंबर 111 पे आ जाओ। बीच में एक फॉरेन रजिस्टर का टॉपिक है, वो मैंने अभी पेंडिंग रखा है, लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो आज लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। 91 सेक्शन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। आप उसको स्टार मार्क कर लेना और प्रैक्टिकली आपको पूरा समझ आ जाएगा क्या सिस्टम इसमें दे रखा है, आजकल डीमैट में क्या हो रहा है, पूरा कंपेयर करवा देता हूँ। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बहुत स्टॉक्स देखते रहते हो, अगर कुछ मार्केट फॉलो करते हो तो ये आपको बहुत बार देखने को भी मिलेगा, इसलिए पॉपुलर चीज़ है। 91 वाले सेक्शन में जो रजिस्टर की बात हो रही है, क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर की, इसका मतलब ये है, ये सिचुएशन तब बीच में आती है जब हम बात करते हैं डिविडेंड की। कंपनीज डिविडेंड रेगुलर बेस पे आपको पे करती है। डिविडेंड या तो ईयरली बेस पे होता है या फिर पे होगा हाफ ईयरली बेस पे, जिसको अपने बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड का मतलब साल के बीच में कभी भी पे कर दिया। क्वार्टरली भी होता है, कितनी कंपनीज जिनका बिजनेस बहुत स्टेबल है और हर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, वो हर क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के बाद थोड़ा थोड़ा डिविडेंड पे करते जाते हैं, ताकि साल के एंड में उनको भी एक बड़ा अमाउंट एक साथ डिसबर्स नहीं करना पड़े। तो ऐसा भी होता है। अब डिविडेंड पे करने के लिए डेटा चाहिए, किसको डिविडेंड पे करें। अच्छा स्टॉक्स का ट्रेडिंग तो डेली होता है, लोग शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आने वाला है कि कैसे डिसाइड करें किसको डिविडेंड देना है। अब उसके लिए होता है कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जिसमें लिस्ट होती है कि कौन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। लेकिन ये डेटा हर रोज चेंज होता है, हर रोज हजारों लाखों एप्लीकेशन आती है शेयर बेचने की और खरीदने की। तो कैसे डिसाइड होगा, तो इसके लिए एक ऑप्शन ये है, अगर हम फिजिकल रजिस्टर और शेयर सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हैं तो उसका ट्रेडिशनल सिस्टम ये था कि कुछ दिन के लिए ना रजिस्टर को क्लोज कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्लोजर ऑफ रजिस्टर। दैट मीन्स कि अभी ये ड्यूरेशन में कोई शेयर ट्रांसफर्स हम नहीं करेंगे, ताकि हम गिन सकें कि लास्ट शेयर होल्डर कौन थे जिनका नाम रजिस्टर में दिख रहा है, और उनको डिविडेंड पे कर सके। तो भाई कुछ दिन के लिए रजिस्टर बंद रहेगा। इसका एडवांस इंटीमेशन सबको स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर मार्केट में दे दिया जाता है कि भाई ये डेट से ये डेट तक रजिस्टर बंद रहेगा, इसका मतलब कोई ट्रांसफर नहीं होगा, हम डेटा कैलकुलेशन कर रहे हैं डिविडेंड के पर्पज के लिए, फिर रजिस्टर ओपन हो जाएगा और फिर से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये पूरी सिचुएशन यहाँ पे 91 में समझाई कि एडवांस नोटिस कितने दिन का देना पड़ेगा, मिनिमम रजिस्टर कितने दिन के लिए बंद रख सकते हैं, मैक्सिमम कितना, साल में कितनी बार रजिस्टर बंद कर सकते हैं, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड तो बार बार भी आ सकता है। वो सारा डेटा यहाँ पे दे रखा है। तो टाइम लिमिट्स आपको ध्यान रखना है, और टाइम लिमिट्स यहाँ से बता देता हूँ। फर्स्ट आप देखो, फर्स्ट पॉइंट में ऐसा बोल रहे हैं कि पूरे साल में मैक्सिमम 45 डेज के लिए रजिस्टर बंद रह सकता है। तो पहले तो डेडलाइन आप वो नोट कर लो, पूरे साल में मैक्सिमम 45 डेज। ठीक है, 45 डेज की ड्यूरेशन बोली। अच्छा एट ए टाइम जो रजिस्टर मतलब कभी भी अगर बंद कर रहे हैं तो एट ए टाइम कितने दिन के लिए बंद रह सकते हैं, मैक्सिमम 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज ईच टाइम, एंड टोटल 45 डेज इन अ ईयर। साल का 45 डेज बट पर क्लोजर 30 डेज। तो अगर आपको साल में 4 बार रजिस्टर क्लोज करना ही है, इंटरिम डिविडेंड बार बार देने वाले हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उतने दिन के लिए रजिस्टर बंद रखो जितना नेसेसरी है, क्योंकि टोटल 45 से ऊपर चला गया तो प्रॉब्लम है, और पर क्लोजर 30 डेज से ऊपर का तो ऑप्शन आपके पास है ही। तो डेडलाइन यहाँ पे दी, तो दूसरी लिमिट ये 30 डेज वाली होगी। अब प्रायर नोटिस तो देना पड़ेगा कि हम रजिस्टर बंद कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 7 डेज का एडवांस नोटिस जरूरी है। तो मिनिमम रजिस्टर 2 दिन के लिए बंद रखो, 20 दिन के लिए कोई नहीं बोलेगा। एट ए टाइम 30 दिन से ज़्यादा बंद नहीं रहना चाहिए, और ऐसे साल में जितनी बार भी बंद करो, भले 10 बार बंद करना आप करो, लेकिन टोटल 45 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये सब कैलकुलेशंस रहेंगी। और 7 डेज का एडवांस नोटिस सेबी को, स्टॉक होल्डर्स को, सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम 7 दिन के बाद रजिस्टर बंद कर रहे हैं। उससे ज़्यादा एडवांस आप नोटिस दोगे तो चलेगा, बट 7 डेज से कम टाइम नहीं देना उनको। तो क्या इन बिटवीन अगर किसी को शेयर ट्रांसफर करने हो तो उसको इनफ टाइम मिलेगा वो अपना ट्रांसफर कंप्लीट कर सके, ये स्टोरी रहेगी। अगर आप ये सब फॉलो नहीं करोगे
तो कंपनी के ऑफिसर्स पे और कंपनी में क्या पेनल्टीज आएंगी वो सेकंड पॉइंट में आपको पेनल्टीज दे रखी है, ये लर्निंग वाला पार्ट रहेगा। सेक्शन 91 के प्रोविजंस जो है वो मैंडेटरी या परमिसिव, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया, बोले दे आर परमिसिव एंड नॉट मैंडेटरी। इसका मतलब ये कि अगर रजिस्टर क्लोज करने की आपको परमिशन दी है तो ऐसा कंपलसरी थोड़ी ना है कि बंद करना ही पड़ेगा। कोई कंपनी बोले नहीं हमें नहीं नीड है, हमारा ऑनलाइन डेटा है, रजिस्टर मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, हम डेट डाल के वैसे ही निकाल लेंगे कि इस डेट पे कौन शेयर होल्डर था, हमें जरूरत नहीं रजिस्टर क्लोज करने की। तो बोले नहीं आपको करना ही पड़ेगा, सेक्शन में पावर है तो यूज़ करो ना। अरे भाई पावर है, लाइफलाइन दी है तो यूज़ करनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं करनी हो नहीं करेंगे, ये वैसी चीज़ होगी। तो परमिसिव है, मैंडेटरी नहीं है, परमिशन है यूज़ करने की लेकिन कंपल्शन नहीं, ये भी बोल दिया। अब इस चीज़ को अगर हम डीमैट के पॉइंट से देखें तो डीमैट में सारा चक्कर ही खत्म हो गया। मैंने जैसे बोला ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिजिकल रजिस्टर्स होते नहीं। तो अब कंपनीज क्या करती है, एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर देती है कि दिस इज द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट आपको बोलती है भाई सपोज 20 अगस्त को हमारे डीमैट के डेटा के हिसाब से जिसके भी डीमैट अकाउंट में शेयर्स होंगे उसको हम बाय डिफॉल्ट डिविडेंड दे देंगे। तो 20 अगस्त इज द रिकॉर्ड डेट। अगर उस दिन पे आपके अकाउंट में शेयर नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। आपने एक दिन पहले बेच दिए शेयर तो उस दिन आप मेंबर नहीं हो, आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। उस दिन जिसके अकाउंट में शेयर होंगे उसी को पैसा मिलेगा। अब क्या होता है, डिविडेंड को ऐसा नहीं कि सेम डे वो लोग ट्रांसफर कर देते हैं। अब 20 अगस्त की रिकॉर्ड डेट बोली है तो 21 अगस्त को आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ जाएंगे डिविडेंड के, क्योंकि 20 अगस्त तो रिकॉर्ड डेट है, उस दिन का डेटा यूज करेंगे। फिर होगा कंपनी की बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में भी अप्रूवल लेना पड़ता है, रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है मेंबर्स का कि हम इतना डिविडेंड दे रहे हैं। वो लोग अग्री करते हैं, फिर उसके बाद आरओसी में MGT 14 फाइल होता है, फिर उसके बाद पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो दिस टेक्स टाइम, 15-20 डेज का टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में। तो तब तक तो कितने लोगों ने शेयर खरीद दिए बेच दिए होंगे, वो तो चलता रहेगा। तो बोला कि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 अगस्त रिकॉर्ड डेट है, अब आप 21 अगस्त को शेयर बेच दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिविडेंड जब 20 दिन बाद भी आएगा तो आप ही के अकाउंट में आएगा। क्यों ऐसा? बिकॉज एज ऑन 20 अगस्त यू वर द शेयर होल्डर रिकॉर्ड डेट के दिन। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं इस चक्कर में, डिविडेंड की लालच में शेयर खरीदते हैं। ये स्टॉक मार्केट में एक और कंफ्यूजन चलता है। छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर तो इसमें अपनी धुलाई करा के वापस आते हैं, क्योंकि उनको गेम ही नहीं पता खेलना कैसे। किसी से सुन लिया, यूट्यूब पे देख लिया, रिकॉर्ड डेट आ रही है, इतना डिविडेंड मिल रहा है, खरीद लो, अगले दिन बेच देना। टाइमिंग बहुत क्रूशियल होती है, क्योंकि 5 मिनट में ना शेयर का भाव इधर का उधर हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, मार्केट जीरो सम गेम है, नंबर्स का गेम है, और हर चीज़ की कैलकुलेशन होती है। अब एक कंपनी का शेयर है जो 400 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अभी बीच में हुआ था हिंदुस्तान पेट्रोलियम या भारत पेट्रोलियम का मैटर था, लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, कोविड के बाद उन्होंने स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया था, एक शेयर पे 58 रुपीज़ स्पेशल डिविडेंड। अब शेयर था 350-400 रुपये का, तो 58 रुपीज़ मतलब कम से कम 14 से 15% तो रिटर्न हो गया। 400 पे 58 रुपीज़ कितना हो गया, 15% हुआ। 15% डिविडेंड मिल रहा है, लोग लालच में आ गए, बोले यार 15% पैसे मिल रहे हैं, 1 लाख डालूंगा 15,000 रुपये डिविडेंड आ जाएगा, चलना लगा देते हैं। अब ये ऐसा है ना कि न्यूज़ की टाइमिंग पे है। आपको जैसे ही ये न्यूज़ पता चली, आपको अगर सबसे पहले पता चली, आप अपडेटेड हो, स्टॉक मार्केट देखते रहते हो, सेबी की वेबसाइट व्यू करते रहते हो, कंपनी की वेबसाइट देखते हो, आपको इमीडिएट पता चला, तो आपने ना स्टॉक इमीडिएट खरीद लिया जब 400 की रेंज में स्टॉक था। लेकिन फिर क्या होता है, मार्केट में खबर फैलती है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, SMS, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब पे आ जाता है, मतलब 58 रुपये डिविडेंड मिलने वाला है, फटाफट खरीद लो। यूट्यूबर होते हैं ना, वो भी बोलते रहते हैं इमीडिएट परचेज करो, बैठे बैठे पैसे कमाओ, ये वो, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, व्यूज़ बढ़ा रहे हैं और आपको घुमा रहे हैं, यही होता है। अब पता है, जैसे ही न्यूज़ फैली, आप सबने खरीदना शुरू किया। तो एल्गोरिदम है ना, सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन स्टॉक मार्केट चल रहा है, जितने परचेज ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, जितने लोग खरीदने के लिए बाई करेंगे, तो सेल करने वाले कम हो गए, डिमांड सप्लाई का इफेक्ट क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। अब वो प्राइस है ना, बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ता है, 400 का ना 450, 458, 460 तक चला गया। अब जिसने लास्ट में 460 पे खरीदा वो भी खुश हो रहा है, मेरा 58 रुपीज़ डिविडेंड आने वाला है। अच्छा, ये सब लोगों ने, जिन लोगों ने डिविडेंड की लालच में शेयर खरीदा है, वो कितने साल होल्ड करने वाले हैं इसको? रिकॉर्ड डेट के अगले दिन तक। रिकॉर्ड डेट 20 तारीख की गई ना, 21 तारीख को सुबह 9:15 बजे सेल ऑर्डर, फिर इतना सारा हैवी सेलिंग, क्या होगा, समझ आया? तो जिसने लास्ट में 460 में खरीदा, 470 भी हो जाता है कितनी बार, क्योंकि रुपी टू रुपी मैच नहीं होगा, 10-20 रुपये ऊपर भी चला जाता है। सपोज आपने 470 में खरीदा, 58 रुपये डिविडेंड की लालच में, और सबने ऐसे ही किया, बट यू आर द लास्ट वन टू बाय हाईएस्ट पॉइंट पे। अब बताए क्या होगा, अगले दिन पे सबने सेलिंग शुरू कर दी और बाकी लोग आपसे जल्दी सेल कर रहे हैं। तो कोई 450 पे बुक करके निकल गया, कोई 445 पे निकल गया, कोई 430 पे निकल गया, अभी भी वो प्रॉफिट में है, समझ आ रहा है? लेकिन आप जब तक सेल करने गए ना, भाव इतना नीचे गिर गया ना कि आप 400 से भी नीचे चले गए, अभी भाव हो गया 398, 399, समझ आया? खरीदा कितने में था, 470 में, बेचा कितने में, 400 से नीचे, कितना नुकसान किया, 70 रुपये का। उसके सामने डिविडेंड कितना मिला, 58 रुपीज़। नेट क्या हुआ,
लॉस, और आप खुश हो रहे हो डिविडेंड मिला। अच्छा, वो डिविडेंड पे टैक्स भी आ सकता है। अच्छा, ये सब में आपने डीमैट अकाउंट वाले से फ्री में सर्विस नहीं ली, उसने आपसे चार्ज लिया डीमैट चार्जेस, फिर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, ये सब खर्चा हो गया, और 12 रुपये पर शेयर का नुकसान भी करके बैठे, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये गेम है ना टाइमिंग वाला है, जिसको इमीडिएट पता चला अभी वो 400 की रेंज में शेयर है, 2-5% जंप नहीं हुआ, उससे पहले अगर आपने ले लिया, रिकॉर्ड डेट पे होल्ड करके भी सुबह 9:15 बजे टाइम पे उठ गए, लेट हो गए तो गया, 9:30 तक तो खेल खत्म है आपका, फिर बेचना भारी पड़ जाएगा। तो इमीडिएट आपने पहले ही सेलिंग ऑर्डर डाल के अगर निकाल दिया और बिक गया, तो 470 में बाई किया था, सपोज आपने 450 में बेचा, 20 का नुकसान है, बट 58 का डिविडेंड है, तो भी नेट 38 तो कमाया, लेकिन लेट हो गए तो उल्टा जेब से पैसे चले जाएंगे। तो ये जो गेम है ना, ये हर किसी का है नहीं, जो ऑनलाइन पूरा टाइम बैठा हुआ है ट्रेडिंग में, उसका गेम है। लेकिन बातें सुन सुन के अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी लाइन में चले जाते हैं, चलो हम भी बैठे बैठे 15% पैसे 15-20 दिन में कमा लेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको नॉलेज है तो आप करो, लेकिन रिस्क फैक्टर रहेगा। तो डिविडेंड के लिए शेयर बाई करके सेल कर देना बहुत लोग करते हैं, बट टाइमिंग की वजह से बहुत बार उसमें नुकसान भी होता है। तो दैट डिपेंड्स कि वो किस तरफ जाएगा। आया समझ में? तो ये रिकॉर्ड डेट वाला जो सिस्टम डीमैट में आया है, उसके बाद आपको ये सेक्शन 91 में जो फिजिकल टॉपिक की बात हो रही है, वो प्रैक्टिकली अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी नीड नहीं होती। क्लियर है? ठीक है, चलो। इसमें इवन ये भी रहेगा कि जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो तो आपको अगर आइडिया हो, सेटलमेंट टाइम भी होता है। आज आपने शेयर खरीदे तो आपके डीमैट में इमीडिएटली नहीं दिखेंगे, तो सेटलमेंट में T+1 T+2 टाइम लगता है। आज ट्रांजेक्शन करोगे तो परसों शेयर आपके डीमैट में काउंट होंगे। तो 20 अगस्त की डेट है, आपने सोचा चल 20 अगस्त को सुबह खरीदते हैं, 21 को शाम को सेल कर देंगे, वो भी नहीं चलेगा। अब 20 अगस्त है ना, तो आपको 18 को परचेस करना पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि 18 को परचेस करोगे तो 20 को आपका माना जाएगा, नहीं तो नहीं। 19 को शाम को खरीदोगे तो वो T+2 है, 21 को क्रेडिट होगा, तो 21 तो चली गई ना डेट, उल्टा तब तो लोग बेच रहे होंगे और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होगा। तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट होता है कि इस दिन तक परचेस कर लोगे तो रिकॉर्ड डेट पे आपके अकाउंट में दिखेगा, वो 2 दिन का मार्जिन भी लेके चलना पड़ता है। तो ये सब चीजें एनालिसिस और एक्सपीरियंस वाला गेम है, जिसको समझ आए उसको करना चाहिए, या पहले ऑब्जर्व करके सीखना चाहिए फिर करना चाहिए। बड़ा अमाउंट डायरेक्ट लगा देंगे तो उसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। चलो, तो ये 91 की आपकी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट है, यही ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अब देखो, यही सेम चीज ना रूल में लिखी है, सेक्शन और रूल 80 to 90% सेम होता है, सिर्फ फॉर्म नंबर और टाइम लिमिट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो सिर्फ जो डिफरेंशिएट वाले पॉइंट्स है ना, उतने हाईलाइट कर लेने चाहिए, और लास्ट डे पे वही पढ़ने चाहिए। रिपीट पॉइंट्स पढ़ के आप क्या करोगे, देख लो। इसमें 7 days वाला पॉइंट रिपीट जो मैंने बोला, एडवांस नोटिस। अब एडवांस नोटिस देना कैसे है? तो एक तो सेबी को इन्फॉर्म करो, दूसरा न्यूज़पेपर में ऐड दो। अब न्यूज़पेपर वाली स्टोरी सेम है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक वर्नाक्यूलर। वर्नाक्यूलर मतलब लोकल लैंग्वेज, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट की जो स्टेट लैंग्वेज है, उस स्टेट लैंग्वेज में सबसे वाइडली सर्कुलेटेड जो न्यूज़पेपर हो, उस न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, हो गया। तो भाई गुजरात में आपकी कंपनी है तो गुजराती लैंग्वेज यहाँ की स्टेट लैंग्वेज है और सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। अब गुजराती न्यूज़पेपर जितने भी आते हैं सूरत में, उससे गुजरात में सबसे वाइड सर्कुलेशन जिसका भी हो, उसमें आप ऐड दे दो तो हो गया वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर, और साथ में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लो, तो बात कंप्लीट। तो ये फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद द प्रोविजंस शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी, जो ऊपर नॉर्मल सिचुएशन बोली थी, वो प्राइवेट कंपनी के केस में एप्लीकेबल नहीं है, ऑन अ कंडीशन कि सारे मेंबर्स को पर्सनली नोटिस सर्व कर दिया गया है। पब्लिक नोटिस क्यों दे रहे हैं प्राइवेट कंपनी के लिए? 200 ही तो मेंबर है, उसके लिए न्यूज़पेपर में छपवाओगे, 1000 रुपये खर्चा करोगे। इससे बेटर है 200 लोगों को अच्छा सा प्रिंट आउट निकाल के नोटिस घर पे डिलीवर करके आ जाओ, तो भी सस्ता पड़ेगा, या ईमेल कर दो। तो प्राइवेट कंपनी में ना ये वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वाइड सर्कुलेशन, कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो रूल में बोल दिया कि फालतू खर्चे मत करना, आपके लिए एग्जेम्पशन है। जो प्रिविलेजेस की हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी को, एक प्रिविलेज ये हो गया। क्लियर? फिर आ गया रूल 15। इसमें सिर्फ इतना बोला है कि रजिस्टर्स को कब तक संभाल के रखना पड़ेगा, डेटा प्रिजर्वेशन। 8 years बोला है कुछ सिचुएशन में, कुछ परमानेंटली भी बोला है, 2 है। मेंबर्स का रजिस्टर जो होता है ना, उसको परमानेंटली संभाल के रखना है। 100 साल पहले भी आपकी कंपनी में अगर कोई मेंबर था तो उसका डेटा आपके पास होना चाहिए, फिजिकल में स्टोर करो या इलेक्ट्रॉनिक, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं सेकेंड पॉइंट में देखें, द रजिस्टर अलॉन्ग विद द इंडेक्स शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑफ सिक्योरिटी। वो ऊपर इक्विटी वाला था, यहाँ पे डिबेंचर्स की बात हो रही है। तो बोले डिबेंचर्स जिस साल में रिडीम हो गए, इशू हुए नहीं, जिस साल में रिडीम हो गए, वहां से अगले 8 साल, रिडेम्पशन का ईयर खत्म होने के बाद और 8 साल तक उसका डेटा संभालना पड़ेगा, फिर डिस्ट्रॉय कर देना चलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो एनुअल रिटर्न्स आप फाइल करते हो आरओसी में, हर साल पूरी कंपनी के रिटर्न्स फाइल होते हैं, जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वो सब उसके अटैच होते हैं,
वो भी आपको अगले 8 साल तक संभाल के रखने हैं। जिस साल का रिटर्न फाइल किया उसके बाद अगले 8 साल तक डेटा संभाल के रखना, फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हो। फॉरेन रजिस्टर होगा मेंबर्स का, परमानेंटली संभालना है। फॉरेन रजिस्टर होगा डिबेंचर होल्डर्स का, तो वही 8 साल तक संभालना, सेम क्राइटेरिया। और फॉरेन रजिस्टर जो है वो किसकी कस्टडी में होना चाहिए, तो या तो कंपनी सेक्रेटरी की, या फिर बोर्ड ने किसी को स्पेशली ऑथोराइज किया तो उसकी इम्प्लाइड। चलो नेक्स्ट 216 वाला सेक्शन, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ओनरशिप ऑफ कंपनी। ये बहुत शॉर्ट स्टोरी यहाँ पे अभी दे रखी है, मैं आपको उतनी बता रहा हूँ जितनी है, आगे जैसे जैसे पॉइंट जहाँ रिलेट होगा वहाँ बताऊँगा। इसमें ऐसा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता चलता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज में भी ना ब्लैक मनी बहुत इन्वॉल्व होता है, बड़े बड़े मिनिस्टर के पैसे लगे होते हैं, लेकिन बताते नहीं वो। अब उनको तो कौन पकड़ेगा, वो तो फिर जब अपोजिशन में आते हैं तभी उनके खिलाफ केस होता है, रूलिंग में कोई टेंशन नहीं है। तो गवर्नमेंट का भी क्या चलता है कि जो गवर्नमेंट अपोजिशन में चली गई, अब रूलिंग वाले उनके सारी पोल खोलेंगे, क्योंकि इनको एक दूसरे का सब पता होता है कौन क्या कर रहा है। बट बोले मैं जब रूलिंग में आऊँगा ना, और जब इलेक्शन आएगा ना, तब आपके ऊपर CBI की रेड करवाऊंगा, उससे आपका नाम अपने आप खराब होगा, वोट वैसे ही नहीं मिलेंगे, तो जीतना और मुश्किल हो जाएगा। फिर बोले हम भी जब पावर में आएंगे हम भी यही करेंगे, तो चलता रहता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन बाकी लोग अदर देन पॉलिटिशियंस भी, बहुत सारे लोग ब्लैक मनी होल्ड करते हैं। अब ब्लैक मनी पंगा क्या है कि आपके ब्लैक मनी बहुत सारा है, आपको पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, लेकिन बिजनेस में तो काम पक्के में चलेगा, पेमेंट चेक से होंगे, पैसा वाइट में दिखेगा। बट जब आपके नाम पे ऑन पेपर उतना पैसा ही नहीं है, तो अचानक कहाँ से आ गया कि इतना बड़ा बिजनेस आपने डेवलप कर लिया। तो ये लोग क्या करते हैं ना, पैसे घुमाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज और वो सब जो अपने पढ़ते हैं, पैसा घुमा के कुछ डमी लोग क्रिएट करते हैं। और डमी लोग इन द सेंस कि वो उनके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके ड्राइवर नौकर भी हो सकते हैं, उनके नाम पे पैसा ट्रांसफर कर करके ना बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑन पेपर ये दिखाते हैं कि बिजनेस का मालिक तो भाई वो है, मैं नहीं है, लेकिन पैसा मेरा ही है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जो अथॉरिटीज है वो भी पागल थोड़ी ना है। जब आपकी इंक्वायरी की तो पता चला कि आपकी इससे पहले इतनी कोई इनकम ही नहीं थी, आपके प्रीवियस ईयर के रिटर्न में हार्डली आपने कुछ लाख रुपए इनकम दिखाई है। अभी ऐसा 2-4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कहाँ से आ गया आपके पास कि अचानक आपने इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट कर दी। तो सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, तो उनको ये समझ में आ जाता है कि डाउटफुल है, जो ओनर दिख रहा है वो रियल ओनर है नहीं, ओनर कोई और है, पैसा किसी और का है, ये डमी क्रिएट कर रखा है, सिर्फ दिखा रखा है कि ये मालिक है, असली मालिक कोई और है। आया समझ में। अब जिसको मालिक बना दिया वो सोचेगा यार मैं तो डबल क्रॉस कर लूंगा इसको, मेरा नाम यूज करके मालिक तो मुझे बना दिया, अब मैं ही मालिक बन जाऊंगा बाद में। बोले आप कौन हो, पैसा तो आपका ब्लैक मनी है, कैसे प्रूव करोगे। तो जिसको मैंने अपॉइंट किया एज माई एजेंट, जो फेस है कंपनी का, उसने मेरे साथ ही चीटिंग कर ली। बोले मैं ही फेस हूँ तो मैं ही मालिक हूँ, जाओ यहाँ से, कल से आना मत, कोई बात नहीं सुनूंगा, चलेगा ऐसा। अब ये सब चीज़ें सुनने करने में अच्छी लगती है, लेकिन जिसके पास इतना ब्लैक मनी है उसके पास बाकी भी बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे आपको ठीक करने के लिए। ठीक है, 2 बंदे पीछे छोड़ देगा, आपके डर के मारे अपने आप घर चले जाओगे, बोले नहीं गलती होगी। तो ये सब चीज़ें उस तरीके से काम करती है। गवर्नमेंट को डाउट होता है ना, तो वैसे बिजनेसेस की इन्वेस्टिगेशन करवाने का राइट रखते हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होगा सेक्शन 216 के पावर के हिसाब से। ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, इंक्वायरी होगी, हर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, और इसका कोई ग्राउंड ऑफ बिलीफ उनके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी कंपनी के खिलाफ ऐसा मनमानी करें, कोई तो प्रूफ होना चाहिए कि हिंट मिला हो, कोई ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से डाउट जा रहा है, वो रीजन होगा तो ही ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो फेयर ट्रायल होता है। लेकिन ऐसा इन्वेस्टिगेशन करने का पावर उनके पास है। क्लियर है। तो 216 में आपकी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद जो 89 वाला सेक्शन है वो आज का पार्ट नहीं है, उसको स्किप करके आगे चलो। एक टॉपिक है राइट्स ऑफ मेंबर्स वाला। अब इसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता है, तो मैं इसका सिर्फ बेस बता रहा हूँ, या आंसर आपको पढ़ना पड़ेगा। मेंबर अगर आप बन रहे हो किसी कंपनी के, शेयर होल्डर बन रहे हो, तो इट इज़ अ बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ऐसा बोलते हैं। मेंबरशिप इज नॉट ओनली अबाउट एंजॉइंग द राइट्स बट ऑल्सो अबाउट फुलफिलिंग द लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज एज अ मेंबर, वो भी आपको करना है। अब कॉल मनी पे करना है वो आपकी ड्यूटी है, टाइम टू टाइम कॉल्स पे करना है, वोटिंग का राइट है, डिविडेंड का राइट है, मीटिंग्स अटेंड करने का पावर है, बट डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। तो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती है। अब जो एक मेंबर को राइट्स मिलते हैं कंपनी में, वो यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किए, इंडिविजुअल राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स वो जो एक अकेला शेयर होल्डर भी फुलफिल कर सकता है, और कलेक्टिव राइट्स वो जो आपको अगर चाहिए तो कुछ शेयर होल्डर्स को साथ में आना पड़ेगा, मिनिमम ग्रुप ऑफ पीपल होंगे तो ही वो राइट्स वो एक्सरसाइज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। कंपनीज एक्ट में बहुत जगह हम आगे सेक्शंस में पढ़ेंगे जहाँ लिखा होता है कि ये एक्शन लेने के लिए एटलीस्ट 100 मेंबर्स, एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, एटलीस्ट 1/5 मेंबर्स का कंसेंट होना चाहिए। तो एक अकेला मेंबर कुछ नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कलेक्टिव राइट्स। और इंडिविजुअल राइट मतलब मैं अकेला मेंबर भी अगर क्वेश्चन रेज करूंगा ना तो मेरे लिए सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल राइट्स। वैसा अब ये लिस्ट दे रखी है यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स की, इसमें
नो डाउट आपको सारे पॉइंट समझ नहीं आएंगे अभी, बिकॉज अपना कंपनीज एक्ट अभी पूरा बाकी है, अपने तो अभी इनिशियल स्टेज पे। बट इसमें से ना हमने जितना पढ़ लिया है उसमें से आपको कुछ एग्जाम्पल और सेक्शन रिलेट हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आप उतने भी रिलेट कर लोगे तो अभी के लिए इनफ है। मैं अब सारे पॉइंट आपको अभी समझाने गया ना तो मुझे आपको 10 चैप्टर रिलेट कराने पड़ेंगे कि ये चैप्टर में ये सेक्शन है, वहाँ पे जाके देखते हैं। तो ऐसे आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होगा और रिलेट नहीं होगा। कि कोई भी चैप्टर का कोई भी सेक्शन में बीच में से जाके पढ़ाऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो अभी टाइम बीइंग के लिए इस टॉपिक में से हमसे सिलेक्टेड 2-3 पॉइंट्स 4 पॉइंट भी समझ ले तो इनफ है। जब आपका पूरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर आप ये आंसर पढ़ोगे, मैं रिलेट कराऊंगा, तो मुझे इसमें आपको एक पॉइंट नहीं समझाना पड़ेगा। जैसे आप देख लो इसके अंदर सेक्शन आपको दिखेगा स्टार्टिंग में 136 सेक्शन में आपको चैप्टर 8 में पढ़ाने वाला, वहाँ कवर हो जाएगा। 101 और 102 जो सेक्शन बोला है उन्होंने वो आपका मीटिंग्स वाले पार्ट में पार्ट बी में कवर होगा, चैप्टर 15-16 में, 18-19 में वहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद भी है सेक्शन 71, ये भी चैप्टर 4 में आने वाला है, डिबेंचर वाले टॉपिक में। तो ऐसे सारे सेक्शन ना कोई चैप्टर से एसोसिएटेड है, वहाँ कवर होने ही वाले। तो अभी इस लिस्ट का आपको उतना ही पढ़ना है जितना 2-3 एग्जाम्पल रिलेट हो जाए, बाकी अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल राइट्स वाला मैं अभी पॉइंट टू पॉइंट सारे नहीं समझा रहा हूँ। आप पढ़ के आना, मुझे बताना कौन से आपको रिलेट हो गए, कौन से अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिए, एटलीस्ट उतने मुझे आप टिक करवा देना तो भी मोर देन इनफ, फिर मुझे पता भी चल जाएगा आपने पढ़ा है कि नहीं। कलेक्टिव मेंबरशिप राइट्स वाला टॉपिक आज का नहीं है क्योंकि उसमें जो सेक्शन है वो चैप्टर 12 से कनेक्टेड है। आप वहाँ पे लिख लेना कलेक्टिव मेंबरशिप राइट्स वाला जो टॉपिक है, आप साइड पे लिख लो रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 12, क्योंकि वो सेक्शन में वहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ और यहाँ पे आपको बेसिक एक बार समझा भी दूंगा। नेक्स्ट वोटिंग राइट्स की बात हो रही है। लास्ट 2 टॉपिक ले रहा हूँ, वोटिंग राइट्स और प्रीएम्प्टिव राइट्स, क्योंकि ये आपको पता है उससे रिलेटेड चीज़ है, नया टॉपिक नहीं है। वोटिंग राइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमने शेयर्स में 3 कैटेगरीज देखी है। एक है इक्विटी, एक है प्रेफरेंस और तीसरी इक्विटी में एक कैटेगरी है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डीवीआर शेयर्स, ठीक है। ये तीनों के बारे में यहाँ पे बातें लिखी है। अब इसमें ऐसा है कि इक्विटी वालों को तो, नॉर्मल इक्विटी वालों को तो सारे वोटिंग राइट्स होते हैं, हर रिजोल्यूशन में वो तो वोट करते ही हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके पास वोटिंग राइट होते हैं लेकिन ओनली सिलेक्टेड कंडीशन में। और सिलेक्टेड कंडीशन क्या है कि जिस पर्टिकुलर मैटर से उनको फर्क पड़ता है और जो डिसीजन उनको अफेक्ट करता है सिर्फ वही डिसीजन में वोट कर सकते हैं, जो डिसीजन से उनका कोई लेना देना नहीं उसमें वोट नहीं कर सकते। तो ये एक क्राइटेरिया है। अच्छा, इसमें प्रेफरेंस शेयर वालों को एक है ना ऐसा बोल सकते हैं बैकअप पावर दिया है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के हैं और उनको 2 साल से डिविडेंड पे नहीं किया जा रहा है, डिविडेंड अरियर्स में है, तो 2 साल डिफॉल्ट कंटिन्यू हुआ तो उसके बाद प्रेफरेंस शेयर वालों को हर एक रिजोल्यूशन में इक्विटी वालों की तरह ही वोट करने का पावर मिल जाएगा। ये एक बोलते हैं ना एक लेवल अनलॉक हो जाएगा उनका, क्योंकि डिविडेंड नहीं दिया ना 2 साल से, तो उसके कॉम्पनसेशन में पावर मिल जाएगा। फिर वो हर डिसीजन में वोट करके अपना इंटरफियरेंस शो करेंगे और मैनेजमेंट को ये फील होगा कि ये गलती कर दी, हमको इनको छेड़ना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, पैसे दे देने चाहिए। तो क्योंकि आपने उनका एक राइट रोक लिया ना, एक्ट ने उनको एक और पावर दे दिया सामने टू कॉम्पनसेट दैट, और वो पावर ज़्यादा बड़ा है। डिविडेंड ना दे के आपने जो किया उसके सामने उनको जो पावर मिल गया ना, अब वो हर बात में इंटरफियर करेंगे। तो इससे बेटर है कि उनका डिविडेंड अगर कमिटमेंट है आपका तो पे करते जाओ, डिफॉल्ट मत करो। ये पॉइंट। डीवीआर वाले में जो सिचुएशन है वो अपन बात कर चुके हैं कि या तो आपके वोटिंग राइट्स को टोटली कट डाउन कर दिया जाएगा, उसके बदले आपको प्राइस में डिस्काउंट देंगे, या फिर जो आपके वोटिंग राइट्स हैं उसको प्रोपोर्शनेटली कट डाउन कर सकते हैं। जो मैंने टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिया था उसमें उन्होंने प्रोपोर्शनेट कट डाउन किया, 100% के बदले सिर्फ 10% वोटिंग पावर आपको दिया। तो वैसे अगर एक शेयर पे आपको 1 वोट करने को मिलता है और 100 शेयर पे आपके पास 100 वोट्स होते हैं, तो यहाँ बोला कि 100 शेयर पे आपको सिर्फ 10 ही वोट्स मिलेंगे। तो 90% पावर कट डाउन किया बट 10% पावर फिर भी दिया। बट आप वेट देखो, वेटेज वाइज कितना कम हो गया ना, जहाँ आपके पास 100 वोट थे वहाँ 10 ही यूज करने को मिलेंगे, तो आपकी पावर कम हो गई ना अपना ओपिनियन देने की। तो उसकी कंडीशन पे तो आपको फिर प्राइस कम करके दिया था, तो फेयर इनफ है, पहले से ही बोला हुआ था। तो डीवीआर में ये तीसरी सिचुएशन होती है। तो ये जो पूरा आंसर आपको दिख रहा है वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, इसमें आपको ये सारी सिचुएशन जो हमने पीछे के चैप्टर्स में पढ़ी ना उससे लिंक होगी। सेक्शन 47, सेक्शन 43 डीवीआर वाला वो आपको यहाँ पे लिंक हो जाएगा। बाकी मैं पॉइंट देख लेता हूँ, अगर ऐसा कुछ स्किप हो रहा है तो बता देता हूँ। देखो 2 इयर्स वाली कंडीशन भी आपको दिख रही है नीचे हाउएवर करके। और एक लास्ट पॉइंट देखो उसमें सेक्शन 50, वो भी डिस्कस करवा देता हूँ। आपने पढ़ा होगा ना अकाउंट्स में कॉल्स इन एडवांस। अब इसमें क्या होता है, पेड अप शेयर्स जो हैं, पेड अप अमाउंट के बेसिस पे वोट्स मिलते हैं। आपने जितना पेड अप किया होगा उस प्रोपोर्शनेटली भी वोट्स अलॉट होते हैं। किसी ने क्या सोचा कि बोले काम करते हैं एडवांस में कॉल्स पे कर देते हैं ताकि ज़्यादा वोट्स या ज़्यादा राइट्स मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, सेक्शन में बोल दिया अगर कोई एडवांस में कॉल पे करता है जो कंपनी ने मांगा नहीं है
तो आप पे कर दो, वो एक्सेप्ट कर लेंगे नो डाउट, लेकिन उसके बेसिस पे आपको कोई एडिशनल वोटिंग राइट्स नहीं मिल सकते, डिमांड करोगे तो भी नहीं चलेगा। आया समझ में? तो ये सेक्शन 50 हो गया। ओके, बस तो अभी आंसर आपका पूरा रीड हो सकता है, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। और लास्ट पॉइंट इसका राइट शेयर्स, ये अपन ने सेक्शन पढ़ लिया राइट शेयर्स का। बोला है कि दे हैव प्रीएम्प्टिव राइट्स। राइट शेयर्स का मतलब ही वही था कि बाकी लोगों को शेयर, आउटसाइडर्स को ऑफर करने से पहले कंपनी शेयर किसको ऑफर करेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। वही उनका राइट है, प्रिविलेज, कि भाई बाकी लोगों से पहले आपको ऑफर मिलेगा, और कंपनी पूरी ट्राई करेगी कि जितना उनका टारगेट है मनी रेज करने का, आप सबसे ही कर ले, बिकॉज यू आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मेहनत भी कम पड़ेगी और थोड़ा डिस्काउंट भी दे देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप लोग पूरा सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपके बाद फिर बचे हुए शेयर्स वो लोग आउटसाइडर्स को ऑफर करके या खुद प्रमोटर्स बाई करके पैसा रेज कर सकते हैं, लेकिन पहला राइट आपको मिलेगा। तो जहाँ भी आपको पहला प्रिविलेज मिलता है, फर्स्ट राइट मिलता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्टिव राइट। और ये प्रीएम्प्टिव वाला अपन ने भी ट्रांसफर ट्रांसमिशन में देखा था, जब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर की बात होगी, सेम वर्ड है, प्रीएम्प्टिव राइट्स। आया समझ में? तो ये वो स्टोरी है। देखो नेक्स्ट पेज पे 62 सबसेक्शन 1A लिखा है, जो अपन ने उस टॉपिक में पढ़ा था, तो एग्जैक्टली सेम आंसर, ये आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी की चीज़ें फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।